Hello, welcome back to the another video lecture for G Advanced Preparation Series. तो इसमें देखो पहला सवाल ये है कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म कह सकते हो, ठीक है। हालांकि इसका एज लेंथ नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म है और दिया है कि एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म इज रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v। ये जो v दिया है जो कि डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एज सी डी एज से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये स्क्वायर फ्रेम स्क्वायर प्लेटफॉर्म जो है उसमें एक अवेलेबल सरफेस है स्क्वायर फ्रेम में। तो उस अवेलेबल प्लेटफॉर्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ राइटवर्ड जा रहा है। अब है कि उसका एक कॉर्नर ए से एक पार्टिकल को u स्पीड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द डायग्राम एंड दैट थीटा मेक्स विद द एज ए डी। तो अब सवाल है कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए प्रोवाइडेड द पार्टिकल थ्रोन विद द स्पीड u अलोंग द प्लेटफॉर्म, ताकि वो कॉर्नर b को जाके हिट करे, ठीक है। तो देखो इसमें इसका वर्किंग क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन दिया है, अगर पार्टिकल का प्रोजेक्शन को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूं तो ये होगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से कहा जाए कि पार्टिकल जो भी पाथ में जाएगा, ठीक है, पार्टिकल का जो डायरेक्शन है प्रोजेक्शन u वो कैसे जाना चाहिए, वो इस तरह से जाए कि हमेशा उसका जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, समझ में आया, उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑलवेज हेडिंग टुवर्ड्स b होना चाहिए ताकि वो b को हिट कर सके। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का ये जो वेलोसिटी है u cos थीटा, अगर मान लो अगर टू हिट द पार्टिकल b को जिस डायरेक्शन में, भले उसका लोकस को अगर तुम लोकेट करो तो वो अलग अलग जैसे पार्टिकल को मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मान लो पार्टिकल को एक इंस्टेंट में यहाँ दिखेगा, तो ये जो एज ऑफ ए बी है वो भी इस लाइन में होना चाहिए, क्लियर। फिर अगला इंस्टेंट में तुम अगर सोच रहे हो पार्टिकल यहाँ होगा तो ये एज ए बी जो है यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब पार्टिकल शुरू में इज समवेयर टचिंग द एज ए बी एट ए, नेक्स्ट पॉइंट में वो एज का दूसरा पॉइंट को टच करेगा, यहाँ जब आएगा एज का कोई और पॉइंट को टच करेगा, लेकिन हमेशा वो कांटेक्ट में किसके साथ रहेगा, विद द एज ए बी। ऐसा क्यों? कारण उसको बी को जाके हिट करना है। अगर वो एज ए बी से आगे चला जाता है, एज ए बी से आगे रहता है, तो फिर वो एज ए बी से उसका सेपरेशन बना रहेगा और वो पॉइंट बी को जाके हिट नहीं कर पाएगा। तो ये तभी संभव है जब ये जो u cos थीटा वेलोसिटी दिया है पार्टिकल का, जो एज ए बी के अलोंग है, ये जब v के बराबर होगा, यानी कि मैं अगर कह रहा हूं कि पार्टिकल जब यहाँ होगा एज ए बी यहाँ होना, पार्टिकल यहाँ होगा एज ए बी यहाँ होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेटफॉर्म जितना आगे जाएगा, पार्टिकल का भी उतना समय में उतना ही आगे जाना चाहिए, ताकि वो हमेशा एज ए बी के साथ कांटेक्ट बना के रखे। और एक्चुअली वो एज ए बी में जो है कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, मतलब एज ए बी भी मूव कर रहा है। इसको और क्लियरली अगर मैं समझाऊं तो कुछ इस तरह का होगा चीज़। जब एज ए बी यहाँ गया, एज ए बी यहाँ गया तो पार्टिकल यहाँ, एज ए बी यहाँ पहुँचा, पार्टिकल देखो बी को टच किया। समझ में आया कि नहीं? तो दो लोकस ऐसे दिख रहा है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हर इंस्टेंट में इस तरह से जो इसका वेलोसिटी बना हुआ है ना, हर इंस्टेंट में जो वेलोसिटी बना है, तो इसका जो u cos थीटा है, चूंकि थीटा ये एंगल दिया है, तो u cos थीटा और एज का v दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जा कैसे संभव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा का वैल्यू होना चाहिए v/u, यानी कि लिख सकते हो एंगल थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए cos इनवर्स v/u। ये कंडीशन में अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्क्वायर फ्रेम, ठीक है, तभी जाके ये पॉसिबल है कि ये कॉर्नर ए से चल के कॉर्नर बी को हिट कर पाएगा। इज इट क्लियर?
देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग वन, द वेरी कॉमन क्वेश्चन दिया है कि एक रिवर है, मान लो ये रिवर जिसका विड्थ है डी, ठीक है, विड्थ डी है, और रिवर वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर इज वी मान लो, ये एज्यूम टर्म है। और ये एक केस है जहाँ रनिंग वाटर है, तो एक मैन को एक डी विड्थ क्रॉस करने में, टू एंड फ्रो, समझ रहे हो, एक रिवर को क्रॉस करने में, टू गो राइट अक्रॉस द रिवर, उसको क्रॉस करने में मान लो एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, तो रिवर को क्रॉस करके जाने में और वापस आने में उसको समय लगा T1, TAB, ठीक है ना, TAB प्लस TBA, ये दोनों मिला के इसको टोटल टाइम लगा T1, ये एक केस है, ठीक है। दूसरा केस है कि उसी रिवर में, इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिवर करेंट, एक आदमी ए से बी ट्रैवल कर रहा है जिसका डिस्टेंस है d, ये मान लो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, तो एक बार वो ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है, सेम पर्सन, तो अब इसका TAB, ठीक है, प्लस TBA, ये लग रहा है T2। और थर्ड केस में कह रहा है, थर्ड केस में बाय द सेम पर्सन इन स्टिल वाटर, है ना, स्टिल वाटर है, VW 0 है, अब वो स्टिल वाटर में मान लो ए से बी जा रहा है और वापस, यानी d डिस्टेंस ए से बी गया और फिर वापस आया, अब इसको टोटल टाइम TAB प्लस TBA, इसको समय लगा T3, क्लियर है। तीनों केस में मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज स्विमर इन स्टिल वाटर, वो सेम है। तीनों ही केस में वेलोसिटी ऑफ मैन और स्विमर इन स्टिल वाटर वो है u, v तो हमने वेलोसिटी ऑफ रिवर का दे दिया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर u है। तो फिर ये कैसे संभव है ना, ये कैसे संभव है कि तीनों केस का जो टाइम अलग अलग टाइम हमने दिया T1, T2 और T3, इन तीनों को रिलेट करेंगे तो क्या वो इक्वेशन बनेगा, ये ऑप्शन है, ठीक है। इस केस में T1 समझ में आया, इन प्रेजेंस ऑफ रनिंग वाटर टू गो across the flow of water to travel through the width going upward and then downward। so देखो, जो कंडीशन था कि ये तीनों केस का टाइम जो लगेगा उसका रिलेशन क्या है, तो हम तीनों केस का टाइम रिक्वायरमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट केस में हम लोग ये जानते हैं, तो जब भी एक सिचुएशन बेसिक पढ़ चुके होंगे कि जब भी एक रनिंग रिवर को फ्लो से परपेंडिकुलर क्रॉस करना है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है, यही बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में भी मैन इसी वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करेगा, है ना, तो रनिंग वाटर, तो यानी कि इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिलेटिव वेलोसिटी बना लेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये रिवर के प्रेजेंस में ये इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा विथ v man with respect to water, flow of water will push it like this, flow of water, और ये resultant velocity of the man यानी कि v absolute of man इस डायरेक्शन में होगा, और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड u है, ये v है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, क्लियर है। यानी कि फर्स्ट केस का जो टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड वाइस वर्सा, सो केस नंबर 1 का जो T1 है वो होगा ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी यूज्ड इन डूइंग दिस, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, अंडर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये होगा T1 का वैल्यू, क्लियर है। अच्छा, दूसरे केस में जब मैन अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर जा रहा है, फिर सेकेंड केस में कमिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, तब जो T2 है,
T2 एक डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में जब वो ट्रेवल करेगा तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन हो जाएगा u प्लस वी। वही जब डाउनस्ट्रीम में u प्लस वी, और जब अपस्ट्रीम होगा तब वो हो जाएगा u माइनस वी। ठीक है। थर्ड केस में जब कोई फ्लो ऑफ वाटर है ही नहीं, तब जो T3 है वो होगा ट्वाइस ऑफ d बाई यू, कारण वो d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूजिंग द वेलोसिटी इन स्टिल वाटर विच इज u, तो d बाई यू प्लस d बाई यू। अब ये तीनों को अगर सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम करेंगे तो d इंटू ये हो जाएगा u माइनस वी प्लस यू प्लस वी, एलसीएम करेंगे और ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखो माइनस वी प्लस वी कट गया, तो जो T2 वाला कैलकुलेशन है, T2 वाला कैलकुलेशन क्या हुआ, T2 इज इक्वल टू 2ud डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हमारा पहला वाला पार्ट में भी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2d बाई T1 ना, और यहाँ से सेकेंड वाले से मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ud बाई T2। दोनों में फ़र्क क्या है, पहला को स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो वो सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है आई कैन राइट डाउन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, स्क्वायरिंग द फर्स्ट वन, तो वो हो जाएगा 4d स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, जबकि वही यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को इस रिलेशन से लिखे तो आई कैन राइट डाउन इट इज 2ud बाई T2, 2ud बाई T2 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर। और दूसरी तरफ देखो यहाँ से 2d बाई यू, ठीक है, 2d बाई यू को हम लिख सकते हैं T3। तो हाँ, यहाँ 2d को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो इधर 2d रहता ना, तो अब सिंपल हो गया ये 2d बाई यू, यहाँ से दैट आई कैन राइट डाउन इट इज इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई T2, और वापस 2d बाई यू को मैं लिख सकता हूँ 2d बाई यू इक्वल टू T3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनली T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 T3। तो ये हो गया वो रिलेशन, तीनों केसेस का टाइम स्पेंड को लेके। फर्स्ट केस का टाइम ऑफ जर्नी, सेकेंड केस का टाइम ऑफ जर्नी और थर्ड केस का टाइम ऑफ जर्नी एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, तीनों को रिलेट करते हैं। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 इंटू T3। ठीक है, वेल कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि एक रेस हो रहा है जिस रेस में 2 कार इन्वॉल्व है। ठीक है, कार A कार B, तो दोनों के लिए कॉमन बात यह है कि बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज दे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, पहला कार का कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 है, दूसरे कार का कांस्टेंट एक्सेलरेशन a2 है। क्लियर है। अब इंफॉर्मेशन ये दिया है कि इस रेस को जीतने के लिए, ये मान लो अगर डिस्टेंस s है, ये फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, फिनिशिंग लाइन, ठीक है ना। तो फिनिशिंग लाइन में जब पहुंच रहा है तो मान लो A का वेलोसिटी va, B का वेलोसिटी vb है। ठीक है, तो पता चला कि va स्पीड ऑफ A जो है वो v0 ज़्यादा है देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ कार B। The car A finishes the race with a speed v0 more than that of car B। ठीक है, और दिया है, और एक रिलेशन दिया है, टाइम टेकन टू फिनिश दिस रेस बाय A, उसको जो समय लगता है वो B का जितना समय है उससे T0 कम लगता है। A takes, मतलब A crosses the finishing line with the v0 velocity more than that of A, and on the other side it takes less time। कितना लेस, T0 लेस। क्लियर है कि नहीं है।
तो इसका मतलब है कि हम दोनों के लिए कॉमन क्या जानते हैं, दोनों का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, दोनों का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं, दोनों के लिए लिख सकते हैं, अगर टाइम को रिलेट करें तो एस इज इक्वल टू हाफ ए वन इंटू टी ए स्क्वेयर, और दूसरे साथ एस इज इक्वल टू हाफ ए टू इंटू टी बी स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम टी ए को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए वन, जबकि टाइम टेकन बाई बी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए टू। अब एक रिलेशन जो टाइम से रिलेटेड है उसका मतलब हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2s बाई बी माइनस अंडर रूट 2s बाई ए टू। 2s बाई ए टू जो है that is more than under root of 2s by a1 and this difference is equal to t naught। ये एक इक्वेशन हुआ, ठीक है, relating to the time spent by them। और जो velocity relation है उसके लिए लिख सकते हैं I can write down va square with which the car A finishes the race, that can be written 2a1 into s, and vb square similarly that can be written 2a2 into s। क्लियर? तो इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी, जो पहला वाला यहाँ रिलेशन को यूज़ किया था उसको अगर देखें तो अंडर रूट ऑफ 2a1s माइनस अंडर रूट ऑफ 2a2s, दिस डिफरेंस इज वी नॉट, फॉर्मिंग द सेकेंड मैथमेटिकल इक्वेशन एज पर द रिलेशंस आर गिवन। ठीक है, अब हमको निकालना है कि वी नॉट बाई टी नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो इट इज़ ऑफ सिंपल, आप वी नॉट बाई टी वन, वी नॉट बाई टी नॉट अगर निकालना चाहते हो वी नॉट बाई टी नॉट, तो वी नॉट का वैल्यू है यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2s आप कॉमन लेके यू कैन राइट डाउन इट इज अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस अंडर रूट ऑफ ए टू, दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में जो है यहाँ भी आप अंडर रूट ऑफ 2s कॉमन ले सकते हो, और रेस्ट पार्ट इज 1 बाई रूट ऑफ ए टू माइनस 1 बाई रूट ऑफ ए वन। तो आप रूट 2s कैंसिल आउट कर सकते हो, और फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर में जैसे है रूट ए वन बाई रूट ए टू, ठीक है, योर डिनोमिनेटर विल बिकम अगेन सिमिलरली रूट ए वन माइनस रूट ए टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए वन ए टू, आप एलसीएम करते हो तो ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ ए वन इंटू ए टू, कारण ये रूट ए वन माइनस रूट ए टू कट जाएगा, तो आंसर इज अंडर रूट ऑफ ए वन ए टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट बाई टी नॉट। इज इट क्लियर?